नमस्कार दोस्तों। आज एक अलग हटकर लीग से हटकर एक शख्सियत को हम याद कर रहे हैं, जो शख्सियत अपने जन्म के 100 साल पूरे कर रही है, यानी शताब्दी वर्ष है उसका। मैं साहिर को कभी भी उन शख्सियतों में शुमार नहीं कर सकता, मैं ये गुस्ताखी भी नहीं कर सकता कि जो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि एक शायर हमेशा अपनी कृति, अपनी जो उसकी जो उसकी क्रिएटिविटी है, उसके बल पे ज़िंदा रहता है। और अगर आज भी हम गोस्वामी तुलसीदास को याद करते हैं या सूरदास को याद करते हैं या इन बड़े बड़े कवियों को याद करते हैं, तो सिर्फ इस बिना पर नहीं याद करते हम कि वो इस दुनिया में हैं या नहीं हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो क्रिएशन है, जो क्रिएटिविटी है, वो इतनी ज़्यादा मकबूल है कि हम उनको याद किए बिना हमेशा याद करते रहेंगे और याद किए बिना रह नहीं सकते। और साहिर आज से ठीक लगभग 100 वर्ष पूर्व लुधियाना में ही पैदा हुए थे, जैसा नाम से इत्तफाकन आपको पता ही है, साहिर लुधियानवी के नाम से। और तारीख़ का फ़र्क नहीं पड़ता, 8 मार्च की तारीख़ थी, लेकिन अब ये मान के चलिए आज हम इसलिए उनको याद कर रहे हैं कि इन दिनों में इसी हफ्ते में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। और उनकी आखिरी सांस उनके लिए जिस्मानी तौर पे बेशक उनका जाना यहाँ से तय हुआ हो उस तारीख़ को, लेकिन सही हकीकत तो ये है कि वो आदमी लंबे अरसे तक ज़िंदा रहेगा, जहन में भी और लोगों के वैचारिकता में भी। और शायरी का जब जब ज़िक्र होगा, शायरी के इतिहास का, तो उस वक्त उसका नाम बड़े फ़ख्र से दर्ज होगा। मित्रों, कुछ एक साहिर की बातें हैं जिन पर चर्चा कर लेते हैं। साहिर के सबसे बड़ी, मैं आपको कुछ मामलों में कितना वो सीनियर था कि अब पिछले दिनों फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म थी, हम देखेंगे, उस पर बड़ा हंगामा मचा और बहुत सारे जगह पे ये मांग की गई इस नज़्म पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। नज़्म पर पाबंदी की बात पाकिस्तान में भी उठी, भारत में भी उठी, अलग अलग वजूहात अलग अलग थी, लेकिन फैज़ की उस नज़्म को आसानी से हज़म करना कुछ एक तबकों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फैज़ से पहले साहिर इसी शीर्षक की नज़्म लिख चुके थे, और वो नज़्म जो है वो हम भी देखेंगे नज़्म के नाम से थी। ये साहिर फैज़ साहब की थी, हम देखेंगे, और इनकी थी, हम भी देखेंगे। और साहिर ने जब ये नज़्म लिखी थी, तब ये तय हो गया था कि अब इसके बाद पाकिस्तान में इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसको भारत में ही भागना पड़ेगा। और इसी नज़्म के बूते पर उसके वारंट जारी हुए गिरफ़्तारी के। और जब उसको पता चला, क्योंकि वो शुरुआती दौर था विभाजन का, तो वो किसी दोस्त की मदद से वो बॉर्डर क्रॉस करके वापस लुधियाना चला आया, फिर बम्बई चला गया। तो ये बेहतर होता कि आज जो तनकीदकार हैं वो ये महसूस करते हैं कि फैज़ जैसे पाए के शायर को ज़िक्र ज़रूर कर देना चाहिए था। बहरहाल इस बात में, क्योंकि इन दोनों का कद इतना ऊंचा है कि हम किसी भी एक कद को नीचा करके देख नहीं सकते। लेकिन फैज़ की साहिर की दूसरी जो खूबसूरती, जो सबसे बाकी शायरों से उसको अलग करती है, उसने प्रगतिशील होते हुए भी कभी भी हिंसा की तायीद नहीं की किसी भी बात के लिए। उनकी बहुत सारी नज़में इस बात की गवाही देती हैं साहिर की, कि वो बिल्कुल वायलेंस के ख़िलाफ़ था, और कोई ऐसी वो क्रांति नहीं चाहता जिसमें जिसमें वायलेंस की बू आए, गंध आए, वो ऐसी क्रांति के हक़ में नहीं था। अभी पिछले दिनों मैं उनकी नज़्म एक पढ़ रहा था, विरसा। तो विरसा नज़्म में दोस्तों साहिर ने ये बात थोड़ी सी स्पष्ट की है कि ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। कितने जहनों का लहू, कितनी निगाहों का अरक, कितने चेहरों की हया, कितनी ज़बीनों की शफक, खाक की नज़र हुई तब ये नज़ारे बिखरे। और इसमें पर्टिकुलरली विशेष रूप से ये वो जो जिस बात का ज़िक्र मैं करना चाहता हूँ कि तेरे कदमों के तले या मेरे कदमों के तले नौ इंसान शबो रोज़ की तकदीर नहीं, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे।
और ख़ास तौर से मैं जिसका ज़िक्र करना चाहता हूँ जिन लाइनों का कि तेरा गम कुछ भी सही, मेरा अलग कुछ भी नहीं, अहले सरबत की सियासत का सितम कुछ भी नहीं, कल की नस्लें भी कोई चीज़ हैं, हम कुछ भी नहीं, और उनका विरसा हो ये खंडर, ये सितम ईजाद न कर, तेरी तख्लीक नहीं, तू इसे बर्बाद न कर। जिससे दहकान को रोज़ी नहीं मिलने पाती। मैं इकबाल का शेर आपकी नज़र वो आपकी नज़रों से अक्सर गुज़रता है कि जिस खेत से दहकां को मैसर ना हो रोटी। इकबाल जैसा फ़लसफ़ा रखने वाला शख्स भी जब वो शायरी में आता है तो उस वक्त वो ऐसी बात भी कह देता है कि उस खेत के हर गोशाए खोशाए गंदम को जला दो। लेकिन उसके बरक्स आप साहिर का रंग देखिए कि जिससे दहकान को रोज़ी नहीं मिलने वाली, मैं न दूंगा तुझे वो खेत जलाने का सबब, मैं न दूंगा तुम्हें वो खेत जलाने का सबब, फसल बाकी है तो तकसीम बदल सकती है, फसल बाकी है तो तकसीम बदल सकती है, फसल की खाक क्या मांगेगा जमहूर का हक, कि पुल सलामत है तो तू पार उतर सकता है। ये खूबसूरती है एक शायर की, जब वो रचनात्मकता या रचना धर्मिता की बात करते हैं तो ये शायर ही कह सकता था कि पुल सलामत है तो तू पार उतर सकता है, चाहे तबलीग बगावत के लिए ही उतरे, वरना गालिब की ज़बां में मेरे हमदम मेरे दोस्त, दामे हर मौज में हल्का सदा दामे हर मौज में हल्का सद काम नहंग, सोच ले फिर कोई तामीर गिराने जाना, तेरी तामीर से है जंग की तखरीब से जंग। तो ये एक खूबसूरत बात थी इस शायर में कि इस शायर ने कभी भी अपने मकसद की प्राप्ति के लिए या अपने घोषित जो इरादे जो संकल्प हैं उनकी प्राप्ति के लिए कभी हिंसा की समर्थन नहीं किया और ना ही उसने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। शायर की सबसे दूसरी बात ये भी है कि बाकी सभी शायरों के बारे में अलग अलग तरह के किस्से उठते रहे, लेकिन शायर के बारे में दोस्तों कभी कोई किस्सा गोई गलत किस्म से नहीं उठी। गालिब की बहुत सारी बातें कुछ वो नेगेशन भी करती हैं एक अच्छे इतने पाए के इतने महान शायर के बारे में, और कुछ एक फैज़ की बातें भी जो है वो कई बार आड़े आ जाती हैं, चर्चा का विषय बनती हैं। लेकिन ये खूबसूरती है इस शख्स की कि ये इतना विनम्र था, इतना शालीन था कि इसकी कोई भी बात या इसकी कोई भी क्रिएशन कभी विवाद का हिस्सा नहीं बनी। आप ताजमहल अंदाज़ा लगा लीजिए नज़्म का कि मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। अब ये नज़्म जो है कितनी ज़्यादा पायेदार है कि ये उर्दू अदब में और दूसरे भारतीय साहित्य में ये सामंतवाद के ख़िलाफ़, रजवाड़ा शाही के ख़िलाफ़ एक एक अलग अंदाज से की गई बगावत की उसमें गंध आती है, खुशबू आती है। मैं इसे खुशबू इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज़ को कि ये बगावत जो है ये अलग किस्म की, इसमें आप बू नहीं ढूंढ सकते। और ये नज़्म आप हैरान होंगे कि ये नज़्म साहिर ने सिर्फ़ 19 बरस की उम्र में लिखी थी। 19 बरस की उम्र में जो शायर एक मुहावरा बन जाता है, जिसकी नज़्म जो है वो हर अदब नवाज़ युवा की और जवान पीढ़ी की और बूढ़ी पीढ़ी की ज़बान पे छा जाती है, चढ़ जाती है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसमें कितनी ज़्यादा क़ुव्वत है, कितनी ज़्यादा शक्ति है उसके शब्दों में, सामर्थ्य है कोई बात कहने की। तो ऐसे शायर के मित्रों शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है और कोशिश करिए कि एक बार उसको फिर से पढ़िए। फिर से पढ़ेंगे तो आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा, आपको उसकी तलखियाँ में आपको अलग अलग मिजाज मिलेंगे, लंबी नज़्में तलखियाँ जिसमें युद्ध के पहले की स्थिति, और हालांकि वो सेकंड वर्ल्ड वार पे लिखी गई थी, लेकिन हर युद्ध में यही होता है जो शायर ने उस नज़्म में बयान किया था। और युद्ध के पहले की स्थिति और युद्ध के बाद की युद्ध की विभीषिका से पैदा हुई स्थिति, दोनों का जो बयान तलखियाँ में उसने दिया है वो गज़ब का है मित्रों। अगर वार की थीम का अध्ययन करना हो, उसकी उससे उपजी हुई जो विभीषिका है उसको करीब से देखना हो, तो आपको तलखियाँ नज़्म पढ़ लेनी चाहिए। और मित्रों आप भी, ये भी एक सुखद बात है आपसे जानकारी बांटने वाली कि तलखियाँ के लगभग 100 से भी ज़्यादा संस्करण निकल गए हैं, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी। लेकिन क्योंकि वो मुझे ये मौका मिला कि उनके करीब कुछ लम्हे काट सकूं, और वो मेरे मेहमान भी थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए रहे,
तो सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने तल्खियाँ के बारे में जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि किसी कमबख्त ने मुझे तल्खियाँ के 100 एडिशन निकल जाए, तुम 100 एडिशंस की बात करते हो, मुझे किसी किसी भी प्रकाशक ने, पब्लिशर ने एक भी एडिशन का कोई मेहनताना अदा नहीं किया। और आप देखिए कि ये, और यही शायद ये जो शोषण था अदब का, ये जो उनकी प्यासा फिल्म है उसमें बड़ी अच्छी तरह से बयान होता है कि ये तख्तों, ये ताजों और ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये चीज़ें, ये एक ऐसा जिसके अंदर आग जल रही हो, लगातार निरंतर आग जलती रही हो, वो शख्स ही लिख सकता है मित्रों, और कोई लिख नहीं सकता। ये तख्तों, ये ताजों, रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और इसके साथ साथ आप, मुझे एक बात भी याद आती है कि एक बार मैंने उनसे कहा था कि ये पब्लिशर्स के बारे में नॉर्मली आपकी क्या राय है, तो उसका जवाब बड़ा कि बेसिकली मैं समझता हूँ मेरे भाई कि हर पब्लिशर मूल रूप से रहमान ही होता है। तो ये एक रहमान का हवाला उन्होंने प्यासा फिल्म की रेफरेंस से दिया था कि हर पब्लिशर रहमान होता है और वो उस किरदार से बाहर नहीं आ सकता, आप जो चाहे कर लीजिए। तो मित्रों, ऐसे खूबसूरत शायर को उसके शताब्दी वर्ष की शुरुआत पर याद करना और उसका पुनर्पाठ करना, उसको एक बार फिर से अपनी नज़र से गुजारना बहुत ही ज़रूरी लगता है कि ज़िंदगी में हमें एक नई दिशा, क्रिएटिविटी को एक नई दिशा मिलती है। शुक्रिया दोस्तों, आज इतना ही, और कोशिश करेंगे कि साहिर के बारे में, उसके अदब के बारे में कुछ और भी इसी तरह की बातचीत आपसे साझी की जाए। शुक्रिया दोस्तों।